हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो के साथ क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो लेसन अपना 7 इंटीग्रेशन, यानी जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट मान सकते हैं। और स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो लेसन 7। और ये वीडियो जो चलेंगे 12th के ऊपर, ये आपको कंप्लीट हर चैप्टर के ऊपर मिलने वाले हैं। और ये सभी बोर्ड के लिए है, केवल राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड की बात नहीं है। चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे कोई दिल्ली बोर्ड से हो, चाहे कोई एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि सिलेबस एनसीईआरटी का सेम है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, ये वीडियो जो आपको 12th क्लास के ऊपर चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो अब ये वीडियो की सीरीज आप देखेंगे, इसमें जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है, जो एनसीईआरटी ने 30% जो कम किया है, जो सभी बोर्ड ने कम किया है, उसके अकॉर्डिंग होगा पूरा का पूरा कोर्स। यानी जितना सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है उसको हटा के जो बचेगा उसी को मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। जो आपकी नई टेक्स्ट बुक आई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो फिर क्वेश्चन नंबरिंग आपको चेंजिंग मिल सकती है। तो अगर आपके पास नई बुक है तो आपको बिल्कुल मैच होंगे क्वेश्चन नंबर। ओल्ड बुक से आप अपना खुद से देख लें। जो भी सिलेबस कम होगा वो मैं बता दूंगा, या जितना मैं करवाने वाला हूं वो जो हट गया है उसको छोड़ के ही करवाने वाला हूं। तो उस चीज की आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबाना। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, जैसे मैंने कहा था, आज अपना जो चैप्टर होगा वो इंटीग्रेशन के ऊपर होगा, लेसन अपना 7। तो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो आपको मिल जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे उसको देख पा रहे होंगे, आप यहाँ से अपना नोट कर सकते हैं। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं चेंज जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही करवाने वाला हूँ। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है सिलेबस की तो भी कोई टेंशन नहीं है। और हिंदी मीडियम वाला जो भी स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो भी अपना देख सकते हैं, उनको भी स्क्रीन पे अपना सिलेबस दिखाई दे रहा होगा जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ये सीरीज दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। मैं नोट जो करवाऊंगा वो इंग्लिश मीडियम में करवाऊंगा, साथ साथ हिंदी में भी आपको बताता रहूंगा। तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं, हर चीज को अच्छे से समझेंगे, हर कंसेप्ट को ढंग से पढ़ेंगे। और सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ, एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे चैप्टर का, फिर उसके रूल फॉर्मूलेज जो भी होंगे वो सारे पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो अपनी जो यूनिट है 7.1 एक्सरसाइज जो 7.1 है, उससे पहले आपको एक या दो वीडियो मिलेगा जिसपे हम बेसिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब पे डिटेल में बात करेंगे, जो मेथड उसमें लगने वाले हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैलकुलेशन को अच्छा करना है, क्या क्या कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर लगेगी, एक्सरसाइज के अंदर आएगी, वो सब मैं पहले ही डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज के। तो यानी आपको पूरा सीरीज, पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है, तो ही आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगी और एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आप मेरे के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं कंप्लीट ढंग से सारी चीजें आपको करवाने वाला हूँ, सब कुछ मिलने वाला आपको। कुछ चीजें आपको साथ साथ स्क्रीन पे चलती रहेंगी, कुछ मैं आपको बताता रहूंगा, कुछ मैं बोर्ड पे नोट करता रहूंगा, सब आपको अच्छे से मिलने वाला है। बहुत ही अच्छे नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे, चैप्टर आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे अपना पहला टॉपिक आज का। तो टॉपिक यानी अपना जो चैप्टर है उसका नाम है इंटीग्रेशन।
और बोर्ड में इस आपकी जो फर्स्ट और सेकंड बुक है उन दोनों को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मार्क्स का यही चैप्टर है, सबसे ज्यादा नंबर बोर्ड इसी चैप्टर के देता है, इंटीग्रेशन का। ठीक है, अभी नया पैटर्न आएगा उसके बाद पता चलेगा। लास्ट ईयर तक ये 12 नंबर तक कवर करता है बोर्ड के अंदर। तो हम इंटीग्रेशन पे बात करें उससे पहले कैलकुलस के ऊपर बात करते हैं। कैलकुलस का मतलब है कलन, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, कलन। तो कैलकुलस क्या होती है? तो कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। यानी इस पृथ्वी पे किसी भी चीज में जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, उसकी जो स्टडी की जाती है वो किसमें की जाती है? कैलकुलस में की जाती है। बदलाव की, चेंज की स्टडी किसके अंदर करते हैं? कैलकुलस के अंदर करते हैं। अब मैथमेटिकली चेंज क्या है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस चेंज की आप बातें कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली चेंज में आप ये समझ सकते हैं जैसे आपका अकाउंट में बैलेंस कम ज्यादा होता है, वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, आपका जो डाटा है, मोबाइल का जो डाटा है आप यूज करते हैं तो वो कम हो जाता है, वो भी चेंज हो रहा है। आपके जो फेसबुक फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे जो आपके लाइक हैं, उनमें भी चेंज होता रहता है। तो जो भी चेंज होता है उसकी जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है? कैलकुलस के अंदर। अब यहाँ पे कैलकुलस की है ना 2 ब्रांच बना दी हमने। कैलकुलस की कितनी ब्रांच बना दी है? 2। एक का नाम है डेरिवेटिव जो आप 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, और एक आपका इंटीग्रल यानी समाकल, और डेरिवेटिव मानी अवकलज। ठीक है, तो ये हम अभी 12th में पढ़ेंगे अपना इंटीग्रल वाला पार्ट। डेरिवेटिव वाला पार्ट आप पहले ही पढ़ चुके होते हैं 11th के अंदर। तो कैलकुलस के 2 ब्रांच हो गई, एक तो डेरिवेटिव और एक इंटीग्रल। तो डेरिवेटिव में हम क्या पढ़ते हैं? हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग यानी कोई चीज किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना तेजी से बदल रही है, इसकी जो स्टडी की जाती है वो हम किसके अंदर करते हैं? डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, कोई एक चीज किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है उसके अंदर, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, और डेरिवेटिव को हम रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा डेरिवेटिव का कंसेप्ट अलग होता है और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग होता है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा दोनों में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जो इंटीग्रल है, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना, किसी चीज का इकट्ठा होना। जब भी आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो, कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो, तो आपके पास क्या इकट्ठा हो रहा है? वहां पे डाटा। आप क्या जमा कर रहे हो? वहां पे डाटा। यानी आप मूवी को जब डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पे क्या इकट्ठा होता है? आपके पास डाटा इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इंटीग्रल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। कोई चीज जो इकट्ठी हो रही है उसकी स्टडी हम करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, वो क्या जमा होती है, यहाँ पे हम ये कंसेप्ट कैसे आया वो धीरे धीरे हम बात करेंगे सभी पॉइंट के ऊपर। तो डेरिवेटिव हम समझ गए थोड़ा सा बेसिक, इंटीग्रल हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। डेरिवेटिव की जो खोज हुई है वो 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर इसकी खोज हुई है 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में। और जो इंटीग्रल है आपका वो 250 BC यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी हमने जो ईयर्स लिखने स्टार्ट की थी उससे भी 250 साल पहले इन ग्रीस। कहां पे? ग्रीस। तो ये दोनों ही कंसेप्ट जो हैं इनका जन्म अलग अलग प्लेस पे हुआ है, पर इन दोनों के अंदर एक ब्लड रिलेशन है। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे वो रिलेशन क्या है। तो डेरिवेटिव में हम चेंज की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज। फिजिक्स के अंदर आप 2 टाइप का चेंज पढ़ते हैं, एक तो एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो वही फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि हम डेरिवेटिव को फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव से क्या समझते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ढाल, प्रवणता, या उसकी स्लोप बोल सकते हैं, ग्रेडियंट बोल सकते हैं। वो मैंने डायग्राम ये बनाया हुआ है, उस पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही जो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल के अंदर जो हम बात करते हैं वो एक्यूमुलेट यानी क्या चीज इकट्ठा हो रही थी, तो वो एक तरीके से एरिया इकट्ठा हो रहा था, उस एरिया को हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ा सा पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं डेरिवेटिव के ऊपर।
तो डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज हो गया 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। और इसका मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमितीय अर्थ जो है वो है कि आपके पास मान लीजिए कोई कर्व है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल क्या है, एफ एक्स कोई भी एक कर्व है, इसकी शेप ऐसे है, ये कर्व जैसी। इसके इस पॉइंट ए पे हमने ये एक टेंजेंट लाइन खींची है कर्व के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। तो हमें जो हमारा जो डेरिवेटिव होता है, जब हम dy अपॉन dx लिखते हैं, जब डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो हमें उससे क्या मिलता है dy अपॉन dx से, उससे हम क्या समझते हैं। तो dy अपॉन dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप का हम पता कर लेते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढाल, ढाल का मतलब ये लाइन एक्स एक्स के साथ कितना झुकाव रखती है, इंक्लाइंड यानी एंगल कितना क्रिएट करती है, वो हम पता कर सकते हैं। 11th के अंदर हम स्ट्रेट लाइन में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये अपना स्लोप होता है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है आपका डेरिवेटिव का, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, यानी हमें स्पर्श रेखा की ढाल के बारे में सूचना देता है। कौन देता है, डेरिवेटिव। ठीक है, इसके अलावा जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया है। देखो स्टार्टिंग में क्या था, कुछ इस टाइप की शेप थी। अब ये आप शेप देखेंगे तो रेक्टेंगल जैसी शेप है ना, स्क्वायर भी समझ ले कोई एक बार, रेक्टेंगल इसको देख ले, रेक्टेंगल। तो हमें इस चीज का जो एरिया निकाला लोगों ने स्टार्टिंग में, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ निकाल लिया। परंतु कुछ इस टाइप की शेप आना शुरू हो गई, कर्व टाइप की, है ना, ऐसे घुमावदार वक्र। सर्किल का आप एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अंदर वर्त का। तो इस टाइप की जो शेप आई, इनका एरिया निकालने में लोगों को बड़ी समस्या आई कि इनका एरिया कैसे निकालें। क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होंगे एक्स वाई, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट चल रहे हैं। तभी तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, कांस्टेंट चल रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ना तो एक्स में चेंज हो रहा, ना ही वाई में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो उनके अंडर एरिया निकालना बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जिंदगी में ऐसा नहीं होता है कि चीजें क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी उनमें कोई चेंज ना हो, चेंज जरूर होता है अपने। तो इस टाइप का जब कर्व आया तो लोगों को बड़ी समस्या हुई इसका एरिया निकालने में। तो इस कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए किसकी खोज हुई, इंटीग्रेशन की। तो दुनिया में पहले कौन आया, इंटीग्रेशन, उसके बाद कौन आया, डेरिवेटिव। दोनों के बीच बहुत ज्यादा सालों का गैप है, 250 प्लस 1600, 1850 सालों का गैप है दोनों कंसेप्ट के बीच में। और 17th सेंचुरी के अंदर, 17वीं शताब्दी के अंदर न्यूटन और लाइबनीज ने या उनके काम ने लोगों को यह बताया कि इन दोनों के बीच तो ब्लड रिलेशन है, दोनों पिछड़े हुए भाई बहन हैं जो कुंभ के मेले में पिछड़ गए थे, बहुत सालों बाद मिले, लोगों को पता चला कि ये दोनों कंसेप्ट क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी रिवर्स प्रोसेस है। क्या है, रिवर्स प्रोसेस। किसी फंक्शन का अगर कोई इंटीग्रेशन आ रहा है तो उस इंटीग्रेशन का वापस जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, यहां तक। अब देखो ये वाला जो एरिया था इस टाइप का, इसमें ये स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल है, ये एक्स इक्वल भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस आपकी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक कर्व आ गया। तो इस टाइप का एरिया निकालने के लोगों ने क्या किया, इस एरिया के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और हर टुकड़े की जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो क्या रखी, dx, और इसकी लेंथ क्या होगी यहाँ y, इसकी लेंथ होगी y, और जो ब्रेथ है वो क्या रखी है, चौड़ाई क्या रखी है, dx। अब मैंने यहाँ डायग्राम में ये dx इतना बनाया है कि आपको अच्छे से दिख जाए, बाकी ये dx की जो वैल्यू है वो इतनी छोटी है कि उसको हम यहाँ पे एक तरीके से शो कर ही नहीं सकते हैं, है ना, इतना गैप होता ही नहीं है उनके बीच में, बहुत कम। आपने एक लाइन खींची, जस्ट अगली लाइन आप उसी के ऊपर खींच रहे हो, मतलब इतना कम गैप होता है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रेक्टेंगल शेप उसकी बना दी, क्या बना दी, रेक्टेंगल। और फिर उन रेक्टेंगल का जो एरिया आया उस सभी का क्या कर दिया,
सम कर दिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, उनका सम किया, यानी एरिया को जोड़ते गए, छोटे छोटे टुकड़े करके और उनको जोड़ते गए। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं समेशन, जोड़ना। हम जोड़ते किसको हैं? एरिया को जोड़ते हैं अंडर कर्व। जो भी कर्व के अंडर जो एरिया होता है उसको हम ऐड करते हैं, छोटी छोटी रेक्टेंगल, छोटी छोटी स्ट्रिप बना के उसको कटिंग करके, छोटे छोटे हिस्से इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये dx क्या है? इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। सभी के छोटे छोटे टुकड़े करके जब हम वापस इसको जोड़ लेंगे तो हमें टोटल एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ? एक तरीके से समेशन, जोड़ना, चीजों को हम जोड़ते हैं। और जोड़ क्या रहे हैं यहाँ पे? एरिया को हमें जोड़ रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या आ गया आपका? एक तरीके से समेशन यानी जोड़ना। और किसको हम जोड़ते हैं? एरिया को यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। ये जो भी एरिया आपका आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम किसको जोड़ते हैं? एरिया को जोड़ते हैं। तो दोनों के कंसेप्ट समझ में आ गए। कैलकुलस की दो ब्रांच हैं, एक डेरिवेटिव, एक इंटीग्रल होता है। डेरिवेटिव में हम चेंज के बारे में स्टडी करते हैं, इंटीग्रल के अंदर हम एक्यूमुलेट, जो इकट्ठा हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और वो इकट्ठा का मतलब क्या है? यहाँ पे एरिया अंडर कर्व, जो भी कर्व के अंडर जो एरिया आता है उसको हम सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। ऐसे ये जितने भी घुमावदार कर्व है, वक्र है, उनका एरिया निकालने में किसने हेल्प की है? इंटीग्रेशन ने हमारी हेल्प की है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दुनिया में पहले आया है, डेरिवेटिव बाद में आया है, क्योंकि जोड़ना आसान है, सही, इसीलिए लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े करके उनको जोड़ लिया, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था इन दोनों का बेसिक। अब हम बात करते हैं अगले एक पॉइंट पे, और जो अगला पॉइंट है वो आपको स्क्रीन पे वो हेडिंग आपको मिल जाएगी, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। तो चलिए अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। तो ये प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या है? तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अपना इंटीग्रेशन। तो ये इन्हीं के दूसरे नाम है, सिनोनिम्स बोल सकते हो, पर्यायवाची बोल सकते हो। इंटीग्रेशन यानी समाकलन के पर्यायवाची ही शब्द हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है प्रति अवकलज, और प्रिमिटिव का मतलब होता है पूर्वक। तो आप इंटीग्रेशन बोल दो, चाहे आप उसको एंटी डेरिवेटिव बोल दो, और चाहे आप उसको प्रिमिटिव बोल दो, एक ही बात है, तीनों का एक ही मतलब है। तो कई बार प्रिमिटिव वर्ड का यूज किया जाता है जिसपे ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, एंटी डेरिवेटिव तो आ जाता है, क्योंकि हमने ये बात कही है कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है ऑफ ए डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। तो अगर ये उसका रिवर्स प्रोसेस है तो हम उसको डेरिवेटिव का क्या बोल सकते हैं? उल्टा एंटी डेरिवेटिव। और एक वर्ड आपको प्रिमिटिव ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है फाई एक्स। क्या है फंक्शन? फाई एक्स। तो इस फाई एक्स को हम प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, यानी ये फंक्शन आपके पास कोई एफ एक्स है, इस एफ एक्स का इसको हम क्या बोलेंगे? फाई एक्स को क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। किसका? एफ एक्स का। इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कौन है? फाई एक्स है। हम क्या कहना चाह रहे हैं? कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन, उसका प्रिमिटिव, उसका एंटी डेरिवेटिव कौन है? फाई एक्स। और ये बात हमने कही है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के। तो अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन कौन है? फाई एक्स है, तो इस फाई एक्स का डिफरेंशिएशन माने अवकलन। और अवकलन जब हम करते हैं तो नोटेशन पे क्या लगाते हैं? डैश। ये चीज हम 11th में डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी फंक्शन का, जैसे कोई फंक्शन आपके पास है एफ एक्स, और इसका आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन कर रहे हो, माने अवकलन कर रहे हो, तो नोटेशन में क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि फाई जो फंक्शन एफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या है? फाई एक्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, प्रिमिटिव बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं। तो इस फाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कौन मिलेगा आपको? एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई एक्स,
तो फाई एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस हैं। तो ए फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड ए प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इफ फाई डैश इक्वल क्या है, एफ एक्स है। अगर फाई डैश इक्वल एफ एक्स है तो हम फाई एक्स को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं, किसका, एफ एक्स का। तो ठीक है ना, ये तो डेफिनेशन है। आगे क्वेश्चन जब आएगा तो इस चीज को मैं और अच्छे से बताऊंगा कि कैसे, या अभी पे आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है इतना तो कि जो हमारा साइन फंक्शन होता है, साइन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, सबको पता है। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा ऐसे समझते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन है, कोस एक्स। कौन है, कोस एक्स। तो यहाँ पे मान लीजिए फाई एक्स जो फंक्शन है वो अपना साइन एक्स है और एफ एक्स जो है वो कोस एक्स है। ठीक है, फाई एक्स की जगह कौन है, साइन एक्स, और एफ एक्स की जगह कौन है, कोस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है कोस, और कोस का इंटीग्रेशन कौन होगा, साइन एक्स होगा। कोस का इंटीग्रेशन यानी समाकलन कौन होगा, साइन एक्स होगा। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कौन था, फाई एक्स, यानी कोस एक्स का इंटीग्रेशन कौन है, साइन एक्स। तो जब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स यानी कोस एक्स मिल जाएगा। तो इस केस में हम साइन एक्स को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव ऑफ ए कोस एक्स। साइन एक्स को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव ऑफ ए कोस एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन बोल दो, कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव बोल दो, और कोस एक्स का प्रिमिटिव बोल दो, एक ही बात है, साइन एक्स होगा। तीनों वर्ड है, तीनों का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स आया तो साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, प्रिमिटिव भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, और एंटी डेरिवेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन में हम और अच्छे से समझेंगे। एक ही बात आप इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल रहे हैं, या प्रिमिटिव वर्ड का यूज करें आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये था अपना प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। इसके बाद में जो अगली हेडिंग है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाए। तो चलिए अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड कांस्टेंट ऑफ ए इंटीग्रेशन। तो जो अपना इंटीग्रेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहला अपना जो पॉइंट आता है वो आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले उसके ऊपर बात करेंगे। आगे की 7.8 में हम जाके बात करेंगे अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। 7.1 से लेके 7.7 तक जो भी अपनी एक्सरसाइज आएंगे वो होंगे आपके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर, और उसके बाद आएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। तो पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर या इंटीग्रेशन के ऊपर। तो मान लीजिए एक बात पहले इधर समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट एक, कि आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, कैपिटल एफ एक्स है। डिफरेंशिएशन माने अवकलन। हम एक बार फंक्शन में ही चीजों को समझ रहे हैं कि आपके पास कोई एफ एक्स एक फंक्शन है, स्मॉल एफ एक्स कोई एक फंक्शन है जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या गया, कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, क्या गया, जैसे यहाँ स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू क्या होती, साइन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या जाता, कोस एक्स। ठीक है, इसी हिसाब से हम एक बार कोई फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कैपिटल एफ एक्स है। अब देखिए, अगर इस स्मॉल एफ एक्स में हम स्मॉल एफ एक्स के अंदर अगर हम यहाँ पे c को ऐड कर दें, क्या कर दें, c को ऐड, c एनी कांस्टेंट, c है ना, कोई भी कांस्टेंट है, कोई अचर राशि है, मान लो 2 हो जाएगा, कल को 3 हो जाएगा, 1/2 -4, ठीक है ना, √5, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है c यहाँ पे। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पता है पहले हम एफ एक्स का करेंगे, तो एफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन क्या किया था, कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, प्लस अब किसका करेंगे आप, c का, और c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स आएगा, और एफ एक्स प्लस c का भी क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स आएगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि आप इस फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट जब ऐड करेंगे
तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ये हम 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट अगर कोई वैल्यू है और आप उसका अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे अब हम इस पॉइंट को अपना देखते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड कांस्टेंट ऑफ ए इंटीग्रेशन। इफ यदि d अपॉन dx स्मॉल एफ एक्स प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, कैपिटल एफ एक्स। ये बात मैंने पहले ही समझा दी, हमने सी को यहाँ पे ऐड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स आपका आएगा। देन कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन, अगर एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स है तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन है ना, ये क्या आपका इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन। तो कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। अगर इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन आ जाएगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस सी। अब यहां पे है ना, सी क्या है, सी के बारे में बात कर लेते हैं। सी क्या है, यहां पे सी क्या, अभी क्या बताया था, कांस्टेंट है। सी कैन बी एनी कांस्टेंट। सी क्या आपका, सी कैन बी एनी कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ सी इज इनडेफिनेट। जो सी की वैल्यू है वो क्या है भाई, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, C2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। सी कैन बी एनी कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ सी इज इनडेफिनेट, यानी सी की जो वैल्यू है वो इनडेफिनेट है, फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। इसीलिए वी कॉल इट इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्योंकि सी की वैल्यू इनडेफिनेट है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, इंटीग्रल का मतलब समाकल, अनिश्चित समाकल की बात हम कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसके अलावा सी को आप कांस्टेंट अगर बोलते हैं तो वो ज्यादा बेटर ठीक नहीं है। केवल सी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, सी जो है वो आपका है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी कैसा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और सी की वैल्यू, सी बिलोंग्स टू आर, सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो सी को आप यहाँ पे कांस्टेंट ना बोलें, या तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलें, और सबसे बेटर जो वर्ड है इसके लिए वो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब कई स्टूडेंट्स सोचेंगे सर ये ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन आ गया, हमने तो अभी तक सुना ही नहीं था इसके बारे में, हमने तो केवल कांस्टेंट ही पढ़ा है। तो कांस्टेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कांस्टेंट, दो प्रकार के ना, 2 टाइप ऑफ कांस्टेंट्स। तो पहला क्या होता है, एक तो होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक दूसरा होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। दोनों में फर्क क्या है वो समझ लो। कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक तो आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट जो कांस्टेंट होता है उसमें आपके सारे मैथ्स के नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 -1 -4 1/2 √2, जो भी हमारे मैथमेटिकली नंबर हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट मींस सर्वोच्च अचर, यानी जिसके मान में कोई चेंज ना हो। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि जिसमें चेंज नहीं हो, जिसमें बदलाव नहीं हो। तो एक तो होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट जिसमें हम सारे क्या लेते हैं, अपने नंबर, जिसमें कोई चेंज नहीं है। अगर कोई 2 है तो वो 2 ही है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है वो वेरिएबल की तरह काम करता है एक बार के। क्या होता है, एक तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप ये बोल सकते हैं, ये ना तो पूरी तरीके से कांस्टेंट है और ना पूरी तरीके से ये वेरिएबल है, ये बीच का है दोनों के,
है ना तो पूरी तरीके से कांस्टेंट है, ना पूरी तरीके से ये वेरिएबल है। यानी आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो व्यवहार वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों टाइप का करता है, दोनों टाइप का, इसलिए बीच का है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आपका होगा वो एक बार के लिए चेंज हो सकता है। यहां पे जो ये सी है, ये सी, ये जो वाला सी है, ये एक बार चेंज हो सकता है, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, पर एक बार जैसे चेंज हो गया उसके बाद चेंज नहीं हो पाएगा, फिर वो पूरी तरीके से कांस्टेंट बन जाएगा। पर एक बार ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कहते हैं। और ऐसी चीजें आपने बहुत सी जगह पढ़ी हैं, बस आपको किसी ने बताया या नहीं बताया मुझे नहीं पता। आपने लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में 11th में पढ़ी है, y = mx + c, ये वाली लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी है इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ी है। एम यहाँ पे क्या थी आपकी, स्लोप थी, ढाल थी, और सी क्या था, वाई इंटरसेप्ट था, वाई अंतःखंड, वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जो एम और सी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि एम की वैल्यू भी चेंज होगी, जैसे जैसे लाइन का एंगल एक्स एक्स के साथ चेंज होगा तो आपकी स्लोप भी चेंज होती जाएगी। वाई एक्स पे जो इंटरसेप्ट हो सकता है वो 1 कट करे, 2 करे, -4 करे, तो वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे जो ऐसे कांस्टेंट हम डालते हैं कई बार एबीसीडी वाले नोटेशन, है ना, वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। उनका बिहेवियर एक बार के लिए वेरिएबल की तरह होता है, वो एक बार चेंज कर सकते हैं अपनी वैल्यू, पर जैसे एक बार चेंज हो गई फिर वो चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना तो पूरी तरीके से कांस्टेंट है, ना ही पूरी तरीके से ये वेरिएबल है, ये दोनों टाइप का है। ठीक है, तो समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, फिर कोशिश करेंगे इसको, इस पॉइंट को अच्छे से अगले नेक्स्ट वीडियो में या उस अगले वीडियो में इसको अच्छे से और समझने की। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो सी है वो आपका क्या है, कांस्टेंट की बजाय ज्यादा बेटर वर्ड क्या यूज करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा होगा, जो चेंज हो सके एक बार, वेरिएबल की तरह काम करता है एक बार। तो यहाँ पे C कैन बी एनी कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ C इज इंडेफिनेट, वी कॉल इट इंडेफिनेट इंटीग्रल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे, और C बिलोंग्स टू R। इसके अलावा जो आपका ये कैपिटल fx है, जो कैपिटल fx है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका क्या नाम रखेंगे, इसका हम नाम रखेंगे इंटीग्रांड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड, समाकल्य, क्या बोलेंगे, समाकल्य यानी इंटीग्रांड। और ये जो अपना स्मॉल fx आया, स्मॉल fx आया, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल। और ये जो अपना ये आया है साइन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह बोलेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। fx आपका क्या हो गया, इंटीग्रांड। dx हमें ये बताता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी x के, dx है यानी x के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे x आपका वेरिएबल भी होगा साथ साथ, और स्मॉल fx आपका इंटीग्रल है, और प्लस c जो है ये c के यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखो इसका साइन कैसे आया होगा ना, इंटीग्रेशन का ये साइन कैसे आएगा। इंटीग्रेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था, एक तरीके से समेशन। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं, ऐड करते हैं चीजों को, जब इकट्ठा कर रहे हैं तो उनको जोड़ते हैं, वो एरिया हम जोड़ रहे थे। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग मतलब समेशन। ठीक है, क्या होता है, समेशन। और समेशन में क्या आता है, एस, समेशन का क्या आता है इसमें, एक एस, और एस को आप इधर से पकड़ के खींच लो, इधर से पकड़ के खींच लो ना, दोनों तरफ है ना, ऐसे एस को ऐसे खींचेंगे ना तो ये ऐसी शेप बन के आ जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां समेशन वाले एस से इसका नोटेशन आप समझ सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ गई। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है कि चलो मान लिया सर ठीक है, सी जो था वो एनी कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू इनडेफिनेट थी, सी फिक्स नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। पर सर बात तो मुद्दे की है ना, सी को फिर जोड़ा ही क्यों, है ना, यहाँ पे सी को क्यों ऐड करवाया गया, है ना, इसको जोड़ते ही नहीं ना, झंझट ही खत्म हो जाता है, ये इतना हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इनडेफिनेट है, इसलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। सी को क्यों जोड़ा गया,
अब सी को क्यों जोड़ा गया इस बात को अब समझते हैं, है ना। सी की जरूरत क्यों पड़ी लोगों को, क्यों इसको ऐड करना पड़ा, अब ये पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और इतना आपने 11th में पढ़ा होगा। अगर फिर भी आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो मैं साथ साथ जहां जहां बेसिक यूज होगा डिफरेंशिएशन का, थोड़ा बहुत यूज होगा इंटीग्रेशन में पर होगा सब जगह, जहां पे भी यूज होगा उसका फॉर्मूला और उसके एक दो एग्जांपल आपको मैं साथ साथ करवा दूंगा, यानी अपना काम एक बार के लिए चल जाएगा। फिर 12th में भी आप पढ़ेंगे, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पूरा 5 का फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे वहां पे। अभी अपना इंटीग्रेशन में इतना ही यूज होगा कि हम काम चला लेंगे एक बार के लिए अपना, ठीक है। तो एक पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे ही बात करते हैं। एक फॉर्मूला हमें आना चाहिए, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है, वो सबको पता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, ये बात सबको पता है। यानी जितनी यहाँ पे पावर होगी उसको आप इंटू में ले आएंगे, यहाँ पावर एन है तो देखो एन इंटू में आ गया यहाँ पे, और फिर एक्स की पावर में हमने एन माइनस वन कर दिया, यानी पावर में से एक वन यानी लेस कर दिया, एक कम कर दिया यहाँ पे, यानी पावर को डिक्रीज। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यानी डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है, कम होगी। इंटीग्रेशन में इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कि डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है, उसको हम एक पॉइंट पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, हमेशा एक पॉइंट के ऊपर, जबकि इंटीग्रेशन जो अपना होता है उसको हम एक इंटरवल में निकालते हैं ना। यहाँ पे डायग्राम बनाए थे ना, ए पॉइंट लिखा था, उस पे टेंजेंट निकाली थी, तो वो एक पॉइंट पे, और यहाँ पे जो डायग्राम था आपका ए से बी के बीच में ना, एक्स इक्वल ए से लेके एक्स इक्वल बी तक जो हम एरिया जोड़ने की बात कर रहे थे, तो वो एक इंटरवल में होता है। तो इंटीग्रेशन इंटरवल में और डेरिवेटिव एक पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट किया जाता है। तो x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो x की पावर है आपके पास 2, तो ये 2 इंटू में आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा इंटू में, है ना। x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो ये 2 इंटू में आ जाएगा, तो x की पावर क्या बचेगी, 2 माइनस वन यानी 2x, 2 माइनस वन यानी 1, x की पावर 1 बचेगी, तो उसको हम x से ही डिनोट करते हैं। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही एक एग्जांपल और बता देता हूं, चलो यहाँ पे मैं आपको, x की पावर जैसे 5 आ जाए आपके पास, तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, ये 5 को इंटू में ले आएंगे x के, तो 5 इंटू में आ जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 4। एक कम कर देनी आपको पहले वाले में, जितनी पावर है उसको इंटू में लाएंगे और यहाँ एक कम कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का कितना आया था डिफरेंशिएशन, 2x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करें, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करें, तो अभी हमने पता किया कि एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। तो सर एक्स स्क्वायर का तो ना 2x लिख दो आप, प्लस 1 तो सर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के टोटल जो आंसर आने वाला वो क्या आने वाला, फिर से 2x। चलो और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3y2 लिख दूं मैं यहाँ पे, तो सर एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, और ये माइनस 3y2 है, ये फिर से कांस्टेंट है सर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी टोटल मिला के 2x ही आपको मिलने वाला है। और देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √2 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और √2 फिर से कांस्टेंट। सर ये आपको कैसे पता चल जाता है कि ये कांस्टेंट है, अरे जितने भी नंबर हैं वो सब कांस्टेंट है। इसके अलावा जो फंक्शन है आपके पास जिसका आप डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो, जिसका आप अवकलन करना चाह रहे हो, अगर उसमें x ना दिखे, क्या नहीं दिखे, x, जैसे √2 में कहीं x नहीं दिख रहा, 3y2 में कहीं x नहीं दिख रहा, 1 में कहीं x नहीं दिख रहा, तो जिसमें देखो d अपॉन dx लिखा है ना आपने, तो यहाँ पे आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो x आपका एक वेरिएबल है, और आप जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसमें x है ही नहीं, तो वो आपके लिए कांस्टेंट होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ √2 का भी 0। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3y2 का भी 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस √2 का भी क्या आया, 2x। कितना आया, 2x आया। अब हमें यह पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। अगर इस फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन कौन आना चाहिए, एक्स स्क्वायर।
2x का इंटीग्रेशन कौन आएगा, एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन के दो नाम और क्या है, एंटी डेरिवेटिव, और एक और क्या नाम है, प्रीमिटिव। तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है ये 2x का क्या है, प्रीमिटिव है, जो हम पीछे वो पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे थे, फाइ डैश इक्वल fx, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन का भी एक बेसिक जो फॉर्मूला होता है x की पावर n का, वो भी देख लेते हैं, x की पावर n dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन, ये अपना फंक्शन x की पावर n जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ये dx का मतलब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, प्लस में ये c। अब ये c क्यों ऐड करते हैं ना, सारी कहानी इसी को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और n इक्वल नॉट -1, ये आगे हम फिर से फॉर्मूला पूरा बेसिक इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी बस एक बार के लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1। देखो यहाँ पे पावर n है, जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो पावर क्या होगी, n+1, यानी आपने एक पावर बढ़ा दे, इंक्रीज कर दी। और यहाँ पे x की पावर n+1 है, उतना ही नीचे डिवाइड भी कर दिया आपने, n+1। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन में पावर क्या हो रही थी, डिक्रीज, कम हो रही थी। इंटीग्रेशन में पावर क्या हो रही है, इंक्रीज, बढ़ेगी आपकी हमेशा। अब यहाँ पे हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन ये आया 2x, तो अब 2x का इंटीग्रेशन करके देखते हैं। 2x का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो यहाँ पे देखो 2 है कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट आपके पास हो और वेरिएबल भी हो, x क्या है, वेरिएबल, 2x में 2 है कांस्टेंट और x क्या है, वेरिएबल। ये रूल आगे और अच्छे से समझेंगे, अभी बस हमें इस कंसेप्ट को समझना है। तो जब जब हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन में, उसको हम बाहर बैठा देंगे। 2 को भैया बाहर बैठ जाओ, आप तो कांस्टेंट हो, हम आपके साथ कुछ नहीं करने वाले। बचा कौन, x, कौन बचा, x। अब x की पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है ना, सिंपल x लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर को बढ़ा देंगे, 1 और ज्यादा कर देंगे। तो पहले से ही 1 है और 1 और ज्यादा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 2। ये हो जाएगा x² अपॉन 2, x² अपॉन 2। जितनी पावर होगी उतने का डिवाइड देंगे। देखो यहाँ n+1 है तो n+1 का डिवाइड, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आया, x²। और यहां देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या आया, 2x। तो दोनों है ना एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस, x² का डिफरेंशिएशन 2x है और 2x का इंटीग्रेशन क्या है, x²। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। अब ये तो बात ठीक है सर आपकी, मान ली। वो अपना मुद्दा क्या चल रहा था, अपना मुद्दा तो c चल रहा था ना, हमने c को क्यों ऐड किया। अब देखो लोगों ने क्या किया कि इस 2x का इंटीग्रेशन किया तो उनको x² मिल गया, भाई मिल गया ना। फिर यहाँ पे जो 2x आया ना, इसका भी इंटीग्रेशन किया तो उनको क्या मिला, x² मिला। ये 1 नहीं मिला भाई, कांस्टेंट मिसिंग हो गया। क्योंकि आप जब जब 2x का इंटीग्रेशन करोगे हर बार आपको क्या मिलने वाला, केवल x² मिलने वाला है। हर बार क्या मिलने वाला है, केवल x² मिलने वाला है। तो ये आपका 1 जो कांस्टेंट था, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन में 0 हो गया था, वो मिला ही नहीं वापिस। ऐसे यहाँ पे जब 2x का इंटीग्रेशन किया तो ये -3/2 नहीं मिला। जैसे यहाँ 2x का इंटीग्रेशन किया तो ये √2 नहीं मिला। यानी जो जो कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट वैल्यू जो डिफरेंशिएशन में 0 हो गई थी, वापस इंटीग्रेशन में वो नहीं मिली, ठीक है ना। पूरा फंक्शन लोगों को नहीं मिला, इसलिए ये सभी कांस्टेंट नंबर मिसिंग हो रहे थे। इसलिए लोगों ने क्या किया, फंक्शन में किसको ऐड करना शुरू कर दिया, c को, कि भैया ये c जो है ये इन सब की जिम्मेवारी लेगा। ये c कल को √2 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है और ये 1 भी होगा। इसलिए c की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसलिए c को लाना पड़ा, क्योंकि सब कांस्टेंट नंबर जो थे ना वो मिसिंग हो गए थे। डिफरेंशिएशन में 0 हो गए, वापस इंटीग्रेशन किया तो मिला ही नहीं, वो कांस्टेंट आया नहीं तो समस्या हो गई। इसलिए लोगों ने c को ऐड करवाया और c को ये कहा कि तेरी जिम्मेवारी होगी √2 -3/2 और 1 को वापस लाना। अब ये लाएगा कैसे, है ना। अब कई स्टूडेंट ये भी सोचते हैं ना, सर आएगा कैसे, यहाँ तो c लिखा हुआ है, ये √2 ये कैसे आएगा। तो इस टाइप का 1-2 एग्जाम्पल और क्वेश्चन हैं, जब क्वेश्चन में आएगा वहां पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे आता है।
और उसके लिए मैं अभी हिंट दे देता हूं। जैसे आपने 2x का किया इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस c, तो उस क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू गिवन होगी कि x का मान 0 तो y का इतना, है ना, x 0 तो y 1, या x इक्वल 1 तब y इक्वल भी 1, है ना, x y की कुछ वैल्यू गिवन होगी। जैसे ही वो x y आप यहाँ फंक्शन में डालोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, c का। तो वो कंडीशन गिवन होनी जरूरी है, उस कंडीशन से ही हम बता पाएंगे कि c की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो c को क्यों ऐड किया गया ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने कैलकुलस पढ़ा, कैलकुलस की दो ब्रांच थी, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, थोड़ा सा कंसेप्ट उनके बारे में समझा। इंटीग्रेशन में हम ऐड करते हैं, ऐड किसको करते हैं, एरिया को करते हैं। और अब अपना टॉपिक था इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हमने समझने की कोशिश की। सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, सी को क्यों ऐड किया जाता है, ये वाला पॉइंट भी हमने किया। कुछ की पॉइंट है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला पॉइंट आपका है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। हमने बात बहुत बार कर ली है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में एक ब्लड रिलेशन है, एक ही फैमिली के हैं। बहुत साल बाद लोगों को जाके ये पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। और ये बात किसने बताई थी, 17वीं सेंचुरी में न्यूटन और लाइबनिज के काम ने। उसके बाद ही ये सारे शॉर्टकट फॉर्मूले आए हैं। उससे पहले जो इंटीग्रेशन निकालने का जो कंसेप्ट था, एरिया निकालने का, वो बहुत लेंदी, बहुत बड़ा था पेपर वर्क उसका, कि छोटे छोटे टुकड़े करके उनको जोड़ना ये इजी नहीं है काम। वैसे अगर हम करने बैठ भी जाएं तो इनफाइनाइट टुकड़े करना ही पॉसिबल नहीं है किसी चीज के, तो लोगों ने ऐसा सोचा। दूसरा पॉइंट आपका है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पे देखो, जब आपने 2x का इंटीग्रेशन किया तो ये जो x स्क्वायर प्लस c आया ना, x स्क्वायर प्लस c, अब यहाँ पे c की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, कभी c 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी -2 होगा, कभी +2 होगा, कभी -3 होगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फंक्शन मिलेंगे। यही कर्व होता है, इसी को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ ए कर्व, ठीक है ना। अब ये वाला पॉइंट हट गया है ना सिलेबस में आपका, इस बार सिलेबस में ये पॉइंट हट गया है आपका फैमिली ऑफ कर्व वाला, ठीक है ना। उसका एक आप डायग्राम भी देखेंगे, वो सारा हटा दिया, तो उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। पर एक आप मीनिंग समझ सकते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, फैमिली ऑफ ए कर्व। जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है ना, आउटपुट में जो रिजल्ट आता है, जो इक्वेशन आती है, वो हमें किसकी मिलती है सर, वो फैमिली ऑफ कर्व की। फैमिली वर्ड इसलिए जोड़ा क्योंकि सी की अलग अलग वैल्यू होंगी तो बहुत सारे कर्व आएंगे अलग अलग, है ना, वो तो सारे मिलके एक फैमिली बना लेंगे। फिर सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब इसी के दूसरे नाम क्या क्या है इंटीग्रेशन के, तो मैंने पहले बता दिया, एक एंटी डेरिवेटिव होता है और एक प्रिमिटिव होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट के, ये छोटा सा पॉइंट हम बाद में डिस्कशन करेंगे आगे चल के। कोई वैल्यू है के, अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के का, तो क्या आ जाएगा उसका आंसर, kx प्लस c, या एक तरीके से kx। c तो हम जोड़ते ही ऐड करेंगे वो तो बात की बात है। तो k अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है और अगर उसका आप विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा आंसर, kx, k का kx, 2 का 2x, 3 का 3x। k कोई कांस्टेंट है, कल को 2 भी हो सकता है, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2x। ये आगे हम फॉर्मूले जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे। इसके अलावा dx हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये बात हमने पहले भी बताई थी। dx हमें क्या बताएगा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। dx का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रल बोल देते हैं हम, है ना, इंटीग्रांड, इंटीग्रेशन, कई वर्ड आ जाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा फर्क है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल प्राप्त करने का जो सारा प्रोसेस है ये जो हम करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और मीन्स ऑफ एफ एक्स, है ना, एफ एक्स का क्या मतलब है ना, एफ एक्स का ही क्या मतलब, आपसे कोई यही पूछ ले कि भैया एफ एक्स ही बता दो, तुम तो है ना इतने दिन से पढ़ रहे हो फंक्शन फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, इसका ही मीनिंग बता दो कि एफ एक्स क्या होता है, तो समस्या हो जाएगी ना कि एफ एक्स का ही नहीं पता, इतने साल से लिख रहे हैं एफ एक्स एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स। फंक्शन कौन है, एफ, उस फंक्शन की एक्स के ऊपर क्या वैल्यू है, ये होता है एफ एक्स का मीनिंग, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कवर करने वाले हैं। 2 पॉइंट अपने हुए, एक तो बेसिक और एक इंडेफिनेट इंटीग्रल एंड कांस्टेंट ऑफ ए इंटीग्रेशन।
जो नेक्स्ट होगा उस पे इंटीग्रेशन पे कुछ थ्योरम होंगे, उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होंगे उन पे पूरा बेसिक कंसेप्ट जो भी रूल हैं पूरे, वो पूरा एक वीडियो बनेगा उसके ऊपर। और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जितने भी अपने रूल हैं, कैलकुलेशन है, जो जो अपने को बातें करनी है वो सब कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लग रहा है कि ठीक है चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है, तब भी आप कमेंट करके बता देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगले वीडियो में कभी भी बीच में मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगा। साथ साथ जब भी डिस्कशन चलेगा और पॉइंट के ऊपर, तब मैं कभी ना कभी उसके बीच में वो पॉइंट आपका ले लूंगा, फिर से उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, जो भी हैं, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और बेल आइकन आप जरूर दबाएंगे, उसे नहीं भूलेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।